बहुत दिनों बाद अचानक माधवी का आना मीरा को सुखद लगा था। 2-4 दिन तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। माधवी दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं। जिद करके वह मीरा और उसके पति दीप को भी अपने साथ ले गईं। फिर शादी के बाद मीरा ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया था। दीप किसी काम से बाहर चले गए तो माधवी रुक गई थी और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? माधवी ने कहा, अब तो दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग को फ्री हो गए हो, खूब घूमो फिरो, अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छुपाना? मीरा कुछ गंभीर होकर कहने लगी, आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफ़ी खर्च हुआ है। अब दीप रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन भी मिलती है, किसी तरह खर्च चल रहा है। बस कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। माधवी बीच में ही टोक कर बोली, देख मीरा, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। बच्चे फ़ौरन किराए पर कमरा ले लेंगे। उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। माधवी की बात पर मीरा को वो भी ठीक लगने लगी थी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह उसने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, दीप घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। माधवी दीदी के जाते ही पति से बात करके मीरा ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो मीरा, मैं तुम्हारे कार्यक्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, दीप बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है। सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिरदर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, सब समझ गई हूँ। किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसा चाहूँ खर्च करूँगी। दीप तब हंस कर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ ही दिन बाद दोनों कमरे किराए पर उठ गए। निखिल और सुबोध दोनों बच्चे मीरा को सब प्रभात परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल गया था। मीरा खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। दीप ने तो अपने मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी अधिक खलने लगा था। शीला का उस दिन फ़ोन आया तो कह रही थी, माँ, आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए। अब आप और पापा कुछ दिनों के लिए चेन्नई घूमने आ जाएं। काफ़ी सालों से आप लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। उधर का रीमा का भी जिद कर रही है बेंगलोर आने की। मीरा का सर उत्साह से भरा था। फ़ोन सुनने के बाद मीरा बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी कि दीप से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोलकर एक दुबला पतला कुछ ठिगने कद का लड़का अंदर आया था। कहो, क्या काम है? किससे मिलना है? जी आंटी, मैं रघु हूँ। यहाँ जगदीश कोचिंग में एडमिशन लिया है, मुझे कमरा चाहिए था। देखो बेटे, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है। 2 कमरे थे जो अब किराए पर चढ़ चुके हैं। मीरा ने गमलों में पानी डालते हुए वहीं से जवाब दे दिया। वह लड़का थोड़ी देर खड़ा रहा था, पर मीरा अंदर चली गई। दूसरे दिन दीप के बाजार जाने के बाद यूं ही मीरा अखबार लेकर बाहर लॉन में आई तो फिर वही लड़का दिखा था। हाँ कहो, अब क्या बात है? आंटी, मैं इतने बड़े मकान में कहीं भी रह लूँगा। अभी तो मेरा सामान भी रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा है। उसके सर में अनुनय का भाव था। कहा ना, कोई कमरा खाली नहीं है, पर यह कह कर उसने छोटे से गैरेज की तरफ इशारा किया था। मीरा का ध्यान भी अब उधर गया। मकान का यह हिस्सा कार के लिए रखा था। कार तो आ नहीं पाई। हाँ, पर शीला की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाज़ा लगाकर कमरे का रूप दे दिया था। हलवाई और नौकरों के लिए पीछे एक काम चलाऊ टॉयलेट भी बना था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए था।
इसमें रह लोगों के पढ़ाई हो जाएगी। मीरा ने आश्चर्य से पूछा था। हाँ क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना। वह लड़का अब अंदर आ गया था। गैरेज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी और यह तख्त भी। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या कहे। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी यह 500 रुपये तो आप रख लीजिए। मैं 800 रुपये से ज़्यादा किराया आपको नहीं दे पाऊँगा। बाकी 300 रुपये मैं 1-2 दिन में दे दूँगा। अब सामान ले आऊँ? 500 रुपये हाथ में लेकर मीरा अचंभित थी। चलो एक किराएदार और सही, बाद में इस हिस्से को भी ठीक करा देगी तो इसका भी अच्छा किराया मिल जाएगा। घंटे भर बाद ही वह एक रिक्शे पर अपना सामान ले आया था। मीरा ने देखा एक टीन का बक्सा, एक बड़ा सा पुराना बैग और एक पुरानी चादर की गठरी में कुछ सामान बंधा हुआ दिख रहा था। ठीक है, सामान रख दो, अभी नौकरानी आती होगी तो मैं सफाई करवा दूंगी। आंटी झाड़ू दे दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूँगा। खैर नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान मीरा ने बाहर निकलवा दिया और ढंग की मेज कुर्सी उसे पढ़ाई के लिए दे दी। रघु ने भी अपना सामान जमा लिया था। शाम को जब मीरा ने दीप से जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर कहा था, देखो अधिक लालच मत करना, वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मीरा को यह लड़का निखिल और सुबोध से काफ़ी अलग लगा था। रहता भी तो दोनों से अलग थलग ही था, जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई तो मीरा बाहर बरामदे में आ गई थी। निखिल और सुबोध बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरे की वजह से रघु भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर मीरा ने ही आवाज़ देकर उसे पास बुलाया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन तो लग गया ना? मन तो आंटी लगना ही है। माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा और कौन कौन है घर में? बस माँ ही है, पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे। माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि वही आगे की पढ़ाई कर लूँ, पर माँ को पता नहीं किसने इस शहर की IIT क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ को जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका स्वर भर्रा गया था। अच्छा चलो अब माँ का सपना पूरा करो, मीरा के मुंह से भी निकल ही गया था। सुबोध और निखिल भी थोड़े अचंभित थे कि वह रघु से क्या बात कर रही हैं। एक दिन नौकरानी ने आकर कहा, दीदी देखो ना, गैरेज से धुआं आसा निकल रहा है। धुआं? मीरा घबरा गई और रसोई में गैस बंद करके वह बाहर आ गई। हाँ धुआं तो है, पर रघु क्या अंदर नहीं है? मीरा ने जाकर देखा तो वह एक स्टोव पर कुछ बना रहा था। केरोसिन का बत्ती वाला स्टोव धुआं कर रहा था। यह क्या कर रहे हो? चौंक कर मीरा को देखते हुए रघु बोला, आंटी खाना बना रहा हूँ। यहाँ तो सभी बच्चे टिफ़िन मांगते हैं, मगर तुम खाना बना रहे हो तो फिर पढ़ाई कब करोगे? आंटी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, टिफ़िन महंगा पड़ता है, तो सोचा कि एक समय का खाना बना लूँगा, शाम को भी वहीं खा लूँगा। यह स्टोव भी अभी लेकर आया हूँ। रघु धीमे स्वर में बोला। रघु यह मजबूरी मीरा को समझ झकझोर गई। देखो तुम्हारी माँ जब रुपए भेज दे तब किराया दे देना, अभी ये रुपए रखो और कल से टिफ़िन सिस्टम शुरू कर दो, समझे? मीरा ने रघु के रुपए लाकर उसके वापस कर दिए। राघव डबडबाई आंखों से मीरा को देखता रह गया। बाद में मीरा ने सोचा कि पता नहीं क्यों माँ बाप पढ़ाई की होड़ में बच्चों को इतनी दूर भेज देते हैं। इस शहर में इतने बच्चे IIT की पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। गरीब माता पिता भी अपना पेट काट कर उन्हें पैसा भेजते हैं। अब रघु पता नहीं पढ़ने में कैसा हो, पर गरीब माँ खर्च तो कर रही है। महीने भर बाद मीरा की मुलाकात गीता से हो गई। गीता उसकी बड़ी बेटी शीला की सहेली थी और आजकल जगदीश कोचिंग में पढ़ा रही थी। कभी कभार शीला का हालचाल जानने का घर आ जाती थी। तेरी क्लास में रघु नाम का कोई भी लड़का है क्या? कैसा है पढ़ाई में? देश में क्या रैंक आ रही है? मीरा ने पूछ ही लिया। कौन? रघु प्रकाश, वह जो बिहार से आया है। हाँ आंटी,
पढ़ाई में तो तेज लगता है, वैसे तो केमिस्ट्री की कक्षा ले रही हूँ। पर जगदीश जी उसकी तारीफ कर रहे थे कि अंगणित में बहुत तेज है। गरीब का बच्चा है। मीरा चुप हो गई। ठीक है, पढ़ने में अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद रघु किराए के रुपए लेकर आया तो मीरा ने पूछा, तुम्हारे टिफ़िन का इंतजाम तो है ना? हाँ आंटी, पास वाले ढाबे से मंगा लेता हूँ। चलो, सस्ता ही सही, खाना तो ठीक मिल जाता होगा। फिर मीरा ने निखिल और सुबोध को बुलाकर कहा था, यह रघु भी यहाँ पढ़ने आया है, तुम लोग इससे से भी दोस्ती करो। पढ़ाई में भी अच्छा है, शाम को खेलो तो इसे भी अपनी कंपनी दो। ठीक है आंटी, सुबोध ने कुछ अनमने मन से कहा था। इसके 2 दिन बाद ही निखिल हंसता हुआ आया और कहने लगा, आंटी आप तो रघु की तारीफ कर रही थी, पता है इस बार उसने टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। जगदीश सर ने उसे सबके सामने डांटा है। अच्छा, कहकर मीरा खामोश हो गई तो निखिल चला गया। उसके बाद वह उठकर रघु के कमरे की ओर चल दी। जाकर देखा तो रघु की आंखें लाल थी। वह काफ़ी देर से रो रहा था। क्या हुआ, क्या बात हुई? आंटी, मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने गलती की जो यहाँ आ गया। आज सर ने मुझे बुरी तरह से डांटा है, पर तुम्हारे तो नंबर अच्छे आ रहे थे। आंटी, पहले मैं आगे बैठता था तो सब मुझे समझ में आता था। अब कुछ लड़कों ने शिकायत कर दी तो सारे सर ने मुझे पीछे बैठा दिया। वहाँ से मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ना ही कुछ समझ में आ पाता है। मैं क्या करूँ? दिखता नहीं है, क्या आंखें कमज़ोर हैं? पता नहीं आंटी, पता नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाओ। आंटी, पैसे कहाँ हैं? माँ जो पैसे भेजती है उनसे मुश्किल से खाने व पढ़ाई का काम चल पाता है। मैं तो अब लौट जाऊंगा, कहकर वह फिर रो पड़ा था। चलो मेरे साथ। मीरा उठ खड़ी हुई थी। रिक्शे में उसे लेकर पास के आंखों के एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई और आंखें चेक करवाई तो पता चला कि उसे तो मायोपिया है। चश्मा तो इससे बहुत पहले ही लेना था। इतना नंबर तो बढ़ाता नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप इसका चश्मा बनवा दें। घर आकर मीरा ने रघु से कहा था, कल ही जाकर अपना चश्मा ले आओ, समझे? और ये रुपए रखो। तुम्हारी दूसरी बात यह है कि इतना दबदब कर मत रहो कि दूसरे बच्चे तुम्हारी झूठी शिकायत करें, समझे? रघु कुछ बोल नहीं पा रहा था। झुककर उसने मीरा के पैर छूने चाहे तो वह पीछे हट गई थी। जाओ, मन लगाकर पढ़ो, अब नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब कोचिंग क्लासेस भी खत्म होने को थे। बच्चे अपने अपने शहर जाकर परीक्षा देंगे, यही तय था। रघु भी अब अपने घर जाने की तैयारी में था। निखिल और सुबोध से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। सुबोध ने ही आकर कहा कि आंटी, रघु की तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमने दो दो रजाइयाँ ओढ़ा दी, फिर भी थर थर काँप रहा है। मीरा ने आकर देखा, अरे लगता है तुम्हें मलेरिया हो गया है। दवाई ली थी? जी आंटी, डिस्पेंसरी से लाया तो था और कल तक तो तबीयत ठीक ही हो गई थी, पर अचानक फिर खराब हो गई। पता नहीं घर भी जा पाऊँगा या नहीं। परीक्षा भी अगले हफ्ते है, दे पाऊँगा या नहीं। कांपते कांपते स्वर में रघु बड़बड़ा रहा था। मीरा ने फ़ोन करके डॉक्टर को वहीं बुला लिया। फिर निखिल को भेज कर बाजार से दवा मंगवाई। दूध और खिचड़ी देने के बाद दवा दी और बोली, तुम अब आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परीक्षा भी दोगे, समझे? काफ़ी देर रघु के पास बैठकर वह उसे समझाती रही थी। मीरा खुद समझ नहीं पाई थी कि इस लड़के के साथ ऐसी ममता सी क्यों हो गई है। उसे दूसरे दिन रघु का बुखार उतर गया था। 2 दिन मीरा ने उसे रोक लिया था कि कमजोरी पूरी तरह दूर हो जाए। जाते समय जब रघु पैर छूने आया तब भी मीरा ने यही कहा कि खूब मन लगा कर पढ़ना। बच्चों के जाने के बाद कमरे सूने तो हो गए थे, पर मीरा अब भी संतुष्ट थी कि 2 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे। घर फिर आबाद हो जाएगा। गैरेज वाले कमरे को भी अब और ठीक करवा लेगी। आईआईटी की परिणाम आया तो पता चला कि रघु फर्स्ट डिवीज़न आया है। निखिल और सुबोध रह गए थे। रघु का पत्र भी आया था उसे। कानपुर आईआईटी में प्रवेश मिल गया था। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना।
मीरा ने भी 2 लाइन उत्तर भेज दिया था। दिवाली पर कभी कभार रघु का कार्ड आ जाते। अब तो दूसरे बच्चे कमरों में आ गए थे। मीरा भी पुरानी बातों को भूल गई थी। बस गैरेज को देखकर कभी कभार उन्हें रघु की याद आ जाती। समय गुजरता रहा था। दरवाजे पर उसने दिन सुबह सुबह ही घंटी बजी थी। आंटी, मैं हूँ रघु, पहचाना नहीं आपने? रघु आश्चर्य भरे स्वर में के साथ मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। दुबला पतला शरीर थोड़ा भर गया था। आंखों पर चश्मा तो था पर चेहरे पर दमक बढ़ गई थी। आओ बेटा, कैसे हो? आज कैसे अचानक याद आ गई हम लोगों की? आंटी, आपकी याद तो हरदम आती रहती है। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरा कोर्स पूरा हो गया है और आपने कहा कि मन लगा कर पढ़ना तो फाइनल में भी अच्छी डिवीज़न आई है। कैंपस इंटरव्यू में चयन होकर नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, इतनी सारी खुशखबरी एक साथ कहकर मीरा हंसी थी। हाँ आंटी, पर मेरी एक इच्छा है कि जब मुझे डिग्री मिले तो आप और अंकल भी वहाँ हों। आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। पर बेटा, मीरा इतना बोलते बोलते अचकचा गई थी। नहीं आंटी, ना मत कहिए। मैं तो आपके लिए टिकट भी बुक करा रहा हूँ। आज आप लोगों की वजह से ही तो इस लायक हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब मैं लड़खड़ाया आपने ही मुझे संभाला। एक माँ थी जिन्होंने जिद करके मुझे इस शहर में भेजा और फिर आप हैं। माँ तो आज यह दिन देखने को रही नहीं, पर आप तो हैं, आप मेरी माँ। रघु का भावुक स्वर सुनकर मीरा भी पिघल गई थी। शब्द भी कंठ में आकर फंस गए थे। शायद माँ शब्द की सार्थकता का बोध यह बेटा उन्हें करा रहा था। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।